नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरी कहानी भगवान की भूल का दूसरा भाग। जैसे कॉलेज के दिनों की ही बातें लूँ, अपनी मित्र गीता यादव को मैं तब फूटी आंखों देखना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह लंबी चौड़ी पहलवान सी थी। मुझे बच्चों की तरह गोद में उठा लेती थी, सारे मिलकर खिलखिला कर हंसते थे। इतना ही नहीं, तब मैं उसे मन ही मन खूब गाली देती थी जब वह मेरे अंगों के साथ खिलवाड़ कर बैठती थी। मगर एक बात उसमें यह भी थी कि और किसी को वह मुझे एक सेकंड भी परेशान नहीं करने देती थी। मेरे लिए सबसे बढ़ जाती थी। आज वह गीता यादव पुलिस इंस्पेक्टर है और पहले की तरह आज भी वो मेरी तरफ किसी को आंख उठाकर देखने नहीं देती। एक बार जब टिम्पू अपनी हद से बाहर जाने लगा था तो इसी गीता से कहकर उसे फिर से उसी की हद में पहुंचा दिया था। मेरी समस्या, मेरा अपमान यहीं तक नहीं था। वह दिन, वह क्षण आज भी जस का तस याद है जब चित्रा आंटी ने मेरी अपंगता, मेरे बौनेपन को बेचने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में यह बात मुझे सेलिब्रिटी बनाने तक पहुंच गई। इसमें उनकी बेटी मनीषा ने भी खूब साथ दिया था, अपनी माँ का। वह वैसे तो ऑब्स्ट्रैक्ट, सेमी ऑब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ही ज़्यादा बनाती थी। रियलिस्टिक पेंटिंग तब तक गिनी चुनी ही बनाई थी। वह अचानक ही एक दिन मुझे रियलिस्टिक न्यूड पेंटिंग के बारे में बताने लगी। बोली कि न्यूड पेंटिंग के लिए ही नहीं, पेंटिंग सीखने के लिए भी न्यूड मॉडल्स बहुत ज़रूरी है। बिना इनके पेंटिंग की पढ़ाई पूरी ही नहीं हो सकती। मैं उनसे यह सुनकर दंग रह गई कि आर्ट की पढ़ाई के दौरान डिग्री कोर्स में तीसरे वर्ष में अर्धनग्न और चौथे वर्ष में पूर्ण नग्न मॉडलों को सामने कर पढ़ाई पूरी की जाती है, क्योंकि शारीरिक संरचना को पूरी गहराई तक जाने समझे बिना पढ़ाई अधूरी है। वह बड़ा जोर देकर समझाती कि देखो तनु, आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए मॉडल का नग्न शरीर एक ऑब्जेक्ट के सिवा और कुछ नहीं होता। आर्टिस्ट के लिए मॉडल की देह एक निर्जीव वस्तु के सिवा और कोई मायने नहीं रखती। मॉडल और आर्टिस्ट अपना काम करते वक्त सारी भावनाओं से रहित होकर काम करते हैं। दुनिया के सारे बड़े आर्ट्स कॉलेज में न्यूड मॉडल यूज़ किए जाते हैं। इन बातों से अनजान जब मैंने आश्चर्य व्यक्त किया तो उन्होंने यह कहकर मुझे और आश्चर्य में डाल दिया कि उन्होंने तो यह भी सुना है कि मुंबई के जे आर्ट्स कॉलेज में तो 150 वर्ष पहले 1857 से ही पढ़ाई के दौरान छात्रों के लिए न्यूड मॉडल प्रयोग किए जाते रहे हैं। इसके आगे मैं उनकी यह बात भी सुनकर हैरान रह गई कि उन्होंने तो यह भी सुना है कि जे आर्ट्स कॉलेज में तो न्यूड मॉडल्स की कॉलेज की ज़रूरत बिना बाधा के पूरी हो सके, इसके लिए कॉलेज कैंपस में ही एक परिवार बसाया गया था, जिसके सदस्य पढ़ाई के दौरान छात्रों के लिए मॉडलिंग करते थे। मैं तब उनसे यह जानकर दांतों तले उंगली दबा ली थी मैंने कि परिवार के सारे सदस्य एक ही कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स के सामने नग्न होते रहे होंगे। अलग अलग उम्र के महिला पुरुष सारे सदस्य। वाकई यह एक असाधारण काम था। उन सबका यह काम किसी निर्विकार साधु संत की साधना से कम महत्वपूर्ण काम तो नहीं है। नग्न अवस्था में घंटों रहने के बाद भी सिर्फ आर्ट ही आर्ट हो, काम भावना की ज्वाला ही ना हो, क्योंकि इस ज्वाला के रहते तो आर्ट हो ही नहीं सकती। तब मैंने आंटी से मजाक में ही कहा था कि आंटी, इन लोगों से मिलना चाहूँगी। इस पर वह गहरी सांस लेकर बोली थी, तनु, असल में हुआ क्या कि इस समय बाजारवाद, महंगाई ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। इस परिवार ने ज़्यादा पैसे कमाने के लिए दूसरे धंधे अपना लिए हैं, क्योंकि मॉडलिंग से उन्हें कुछ खास पैसा नहीं मिलता था। दुनिया के सारे कॉलेजों का यही हाल है। सभी के पास अब न्यूड मॉडलों का टोटा पहले से ज़्यादा हो गया है। कॉल गर्ल्स का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन यह बहुत महंगा है। इससे न्यूड आर्ट या मूर्ति शिल्प के सारे कलाकार दुनिया भर में परेशान हैं। फिर इसके बाद आंटी ने दुनिया के कई बड़े कलाकारों के भी नाम लिए। उन्होंने राजा रवि वर्मा, जतिन दास, मंजीत बावा और फिर अमृता शेरगिल और चीन के आर्टिस्ट ली जियांगपिंग की पेंटिंग के बारे में भी बताया। यह भी कि अमृता ने तो अपनी बहन को भी मॉडल बनाया।
छोटी बहन इंदिरा सुंदरम की नींद नाम से न्यूड पेंटिंग बनाई जो बहुत प्रसिद्ध हुई। बड़ा तहलका मचा दिया था उन्होंने। वह न्यूड पेंटिंग तो नेट पर दुनिया में आज भी देख रही है। वह न्यूड पेंटिंग तो नेट पर दुनिया आज भी देख रही है। यूरोप, चीन आदि के बारे में भी उन्होंने खूब बातें बताई। कहा कि चीन में ली जियांगपिंग ने कुछ बरस पहले ही अपनी युवा होती पुत्री की न्यूड पेंटिंग बना डाली। चित्रा आंटी मुझे यह सब बताकर दिखाकर इस बात के लिए कन्विंस करने में लगी हुई थी कि मैं न्यूड पेंटिंग के लिए उनकी मॉडल बनूं। उनके हिसाब से यूँ तो न्यूड पेंटिंग अनगिनत मॉडल्स ने बनवाई है, लेकिन मेरी पेंटिंग तहलका मचा देगी। करोड़ों रुपए में बिक जाए तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि मेरा बौना शरीर तमाम बौनी लड़कियों के शरीर से भिन्न है। टेढ़े मेढ़े ना होकर सीधे सुडौल है। मेरे भरे पूरे स्तन, नितंब जांघें, यह सब मेरी न्यूड पेंटिंग को ऐसी आश्चर्यजनक पेंटिंग बना देंगे कि यह न सिर्फ करोड़ों में बिकेंगी, बल्कि मैं दुनिया में प्रसिद्ध हो जाऊंगी। उनको जैसे ही लगता कि मैं उनकी बात पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ, तो वह फट से एक नई सनसनीखेज जानकारी देती। पहाड़ के संसार चंद्र बरू के बारे में बताया कि वह एक जनजाति की महिलाओं की न्यूड पेंटिंग बनाते थे। उस जनजाति की महिलाएं उनके लिए खुशी खुशी न्यूड मॉडलिंग करती थीं। उनकी इस बात पर मैंने जब यह तर्क किया कि जब पुराने ज़माने से ही लोग कलाकारों के सामने बिना शर्म संकोच के आर्ट के लिए नग्न होते आ रहे हैं, तो आज न्यूड मॉडलों की कमी क्यों हो गई? अब तो लोगों को कपड़े उतारने में पहले के मुकाबले जरा भी संकोच नहीं है। तो आंटी करीब करीब झल्ला कर बोली, तनु पैसे के कारण हो रहा है यह। मॉडल सोचते हैं कि कलाकारों के सामने नग्न होने पर नाम मात्र को पैसा मिलता है। वही किसी प्रोडक्ट, फिल्म आदि के लिए कपड़े उतारते हैं तो ज़्यादा पैसा मिलता है। आज भी जो कलाकार मॉडलों को मुंह मांगी रकम देने या दिलाने में सक्षम है, उन्हें न्यूड मॉडलों की कमी नहीं है। मेरे यह कहने पर कि आंटी आपके पास भी तो पैसे की कमी नहीं है, फिर आपको मॉडलों की कमी क्यों है? इस पर वह खिसियानी हंसी हंसती हुई बोली, तनु मेरे बच्चे, मैंने भी बहुत पैसे खर्च किए हैं। फिर उन्होंने 2 न्यूड पेंटिंग दिखाई। कहा, इन मॉडलों को मैंने मोटी रकमें दी। तब इन्होंने यह काम किया, हुआ भी इस शर्त के साथ कि चेहरा इतना चेंज कर दूं कि वह पहचान में न आए। इससे पेंटिंग्स में वह बातें नहीं आ पाई जो आनी चाहिए थी। इसकी वजह से पेंटिंग अच्छे दामों में नहीं बिक सकी। इसके बावजूद इन दोनों ने आगे के लिए इतनी ज़्यादा रकम मांगी जो मैं नहीं दे सकती थी। इस पर मैंने मजाक में ही कह दिया कि आंटी मुझे तो आप एक पैसा भी नहीं दे रहे। मेरी हंसी रुकी भी नहीं थी कि आंटी बोली, तनु तुम मेरे लिए मॉडल नहीं हो, मेरे लिए एक और मिनिसा हो, मेरी बेटी हो, असाधारण हो। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, सेलिब्रिटी बनाऊंगी, दुनिया तुम पर पैसे बरसाएगी। सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट तुम्हें अपना मॉडल बनाने के लिए करोड़ों देंगे, तुम अपनी तरह की अकेली पहली मॉडल बन जाओगी। जैसे विश्व प्रसिद्ध मॉडल नाओमी कैम्पबेल, वह नीग्रो है, ज़बरदस्त काली है, लेकिन मॉडलों की मॉडल रही है, न जाने कितने प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग की है। तुम भी उसी तरह एक सेलिब्रिटी मॉडल बन जाओगी। सच कहूँ तो मुझ पर उनकी बातों का जादुई असर भी हुआ। कई दिन टुकड़ों में अपनी बातें कहने के बाद मुझे जब उन्होंने अपने प्रभाव में आया हुआ मान लिया, तो एक बात और कि जब वह यह बातें करती तो खुद भी बेहद कम कपड़ों में रहती। मिनिसा भी। एक बार जब मैं उनके घर पहुंची तो शाम के 4 बज रहे थे। मेरे पहुंचते ही बड़े प्यार से मेरा स्वागत किया। जल्दी से मुझे पेंटिंग रूम में ले गई। उनका पेंटिंग रूम बहुत बड़ा और शानदार था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। तरह तरह की पेंटिंग्स लगी थी। उस दिन उन्होंने ईजल पर नया कैनवास लगा रखा था। चित्रा आंटी ने सियान कलर की ढीली ढाली घुटनों से ऊपर बरमूडा पहन रखी थी और स्लीवलेस छोटी सी बनियान। उनकी बेटी मिनिसा ने छोटी सी पीले रंग की बेहद चुस्त नेकर और माँ ही की तरह स्लीवलेस सिल्क की छोटी सी बनियान पहन रखी थी। माँ की तरह मिनिसा भी तब तक अच्छी आर्टिस्ट बन चुकी थी। लाइन स्केच बहुत अच्छा बनाने लगी थी।
एक तरफ उसने भी अपना ईजल लगा रखा था, उस पर मैट फिनिश पेपर लगा था। माँ बेटी दोनों ही मेरी न्यूड पेंटिंग बना लेने के लिए जी जान से तैयार थी। उनकी बातों से पहले ही यह मालूम था कि यह काम वे कई दिन में पूरा करेंगी और मुझे उस पोज में रोज़ आकर उनके लिए मॉडलिंग करनी थी। मुझ पर अपनी अपंगता बौनेपन की कुंठा सेलिब्रिटी बनकर विजय पाने का भूत सवार हो चुका था। मेरी नज़रों के सामने सिंडी क्रॉफर्ड नाओमी कैम्पबेल घूमती थी। माँ बेटी ने मुझे ऐसा समझा दिया था कि मैं यह सपना देखने लगी थी कि मैं उन सब के मुंह पर सेलिब्रिटी बनकर करोड़ों रुपए कमा कर मारूंगी जो मुझे चिढ़ाते अपमानित करते हैं। उन सबको बताऊंगी कि देखो तुम अपनी और मेरी हैसियत, कहाँ तुम और कहाँ मैं। मेरी यह मनोस्थिति उन माँ बेटी ने ही बना दी थी। इस जुनून के चलते जब उस दिन उन्होंने न्यूड पोज के लिए मुझे कपड़े उतारने को कहा तो मैं शुरू में थोड़ा बहुत ही संकोचाई। उस संकोच को भी माँ बेटी ने एक झटके में खत्म कर दिया था। माँ बोली, देखो संकोच करोगी तो शरीर में तनाव रहेगा, शरीर की स्वाभाविक रेखाएं नहीं मिलेंगी, पेंटिंग खराब हो जाएगी, तुम्हारी हमारी सब की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उनकी यह बात भी जब मेरी हिचक दूर न कर पाई, चेहरे पर सहजता न आ पाई, तो माँ ने अचानक जो किया उससे मेरी आंखों के सामने एक के बाद एक मानो कई कई बार बिजलियां कौंध गई थी। चित्रा आंटी एकदम मेरे सामने खड़ी होकर मुझे समझा रही थी। अचानक ही क्षण भर में अपनी टी शर्ट उतार कर कुछ दूर पड़ी एक कुर्सी पर फेंकती हुई बोली, लो देखो क्या फ़र्क है हम में और तुम्हें, जैसा शरीर तुम्हारा वैसा मेरा, इसमें कैसी शर्म, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं बेटा, हम एक आर्टिस्ट हैं, तुम एक मॉडल हो। आर्ट की दुनिया को हम तीनों मिलकर एक महान कृति देंगे। जब तक यह आर्ट की दुनिया रहेगी तब तक हम तीनों का नाम रहेगा, हम अमर हो जाएंगे, तुम्हारे पेरेंट्स को भी तुम पर गर्व होगा। इस बीच उनकी बेटी मिनिसा भी मेरे सामने आ गई। मैंने देखा उस पर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। माँ की बात पूरी होते ही वह बोली, तनु इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक महान काम है, कोई गलत काम नहीं, कोई साधारण काम नहीं है जिसे हर कोई कर सके। फिर माँ से भी आगे निकलते हुए एकदम निर्लिप्त भाव से उसने भी मेरे ही सामने अपने कपड़े उतार दिए। मैं हक्का बक्का थी, मेरी कल्पना से परे था यह सब कुछ। यह कैसा महान काम था। मैं बड़े असमंजस में थी कि ली जियांगपिंग ने तो अपनी बेटी को ही न्यूड मॉडल बनाया था, यहाँ तो माँ बेटी मॉडल बनाने के लिए उसके सामने खुद ही न्यूड हो गई है। मैं हक्का बक्का दोनों को देख ही रही थी कि तभी आंटी मेरी बगल में बैठ गई थी, समझाने लगी थी मुझे। और मनीषा 3 कप कॉफ़ी लेकर आ गई थी, वह भी एक छोटी सी चेयर पर सामने बैठ गई। माँ बेटी कॉफ़ी पीती रही और मेरी संकोच की आखिरी रेखा भी मिटा देने के लिए अपने तर्क देती रही। बगल में बैठी माँ मेरे कपड़ों बदन पर भी बराबर हाथ चला रही थी। काफ़ी खत्म होते होते आखिर दोनों सफल रहीं और मेरे संकोच की आखिरी रेखा भी मिटा दी। अब मैं भी मिनिसा की तरह बिना कपड़ों की थी। मुझे एक स्टूल के बगल में खड़ा कर दिया। मेरा एक हाथ स्टूल पर था। पोज इस तरह का था कि मेरे शरीर का एक एक अंग ज़्यादा से ज़्यादा उन्मुक्त रहे। माँ बेटी एकदम यंत्रवत सी अपने काम में लगी रही। मैं उनकी यह लगन मेहनत देखकर बहुत प्रभावित हुई। बिना हिले डुले मूर्ति बने खड़ा रहना बड़ा मुश्किल काम था। मैं थक जाती तो मुझे कुछ देर आराम दे दिया जाता, फिर उसी तरह काम शुरू हो जाता। पहले दिन 2 घंटे में ही थक कर मैंने कह दिया अब आज और नहीं कर पाऊंगी। इस पर माँ बेटी ने खुशी खुशी पैकअप कर दिया। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने। माँ ने पेंटिंग शुरू करने से पहले ही कपड़े पहन लिए थे और बेटी ने भी। काम को विराम देते ही माँ ने आकर मुझे बड़े प्यार से न सिर्फ चूमा था बल्कि कपड़े पहनने में भी मदद की। मिनिसा का प्यार से गले लगा लेना भी मुझे बहुत भाया। मैंने कैनवस पर देखा कि कुछ बड़ी अस्पष्ट सी आकृति बनी है। मिनिसा का पेंसिल स्केच ज़्यादा स्पष्ट था। उस रात मैं जागते और सोते दोनों ही हालत में एक ही सपना देख रही थी कि मेरे पास ढेरों पैसा आ गया है, लोग मेरी पेंटिंग्स खरीद रहे हैं, मैं सेलिब्रिटी बन गई हूँ। आंटी मिनिसा ने जो सपने दिखाए उसमें
मैं कई दिन मस्त हो डूबती तैरती रही, मुझे बाकी लड़कियां अपने सामने बदसूरत गंदी नजर आ रही थी। मैं समझ रही थी कि 4-6 दिन में पेंटिंग तैयार हो जाएगी, इसलिए वह जब बुलाती मैं टाइम से पहले पहुंच जाती। माँ बेटी में ज़बरदस्त उत्साह देख रही थी। वह जल्दी से जल्दी काम पूरा करने की कोशिश में थी। मैं तो उत्साह में थी। पहली बार के बाद मुझे फिर कभी कपड़े उतारने और उसी पोज में खड़ा होने में कोई हिचक नहीं होती थी। मगर 8-10 दिन बाद ही मेरा उत्साह कुछ कुछ कम होने लगा था। मेरा मन ऊबने लगा था और घबराहट भी होने लगी। मैंने देखा आंटी पेंट सूखने के इंतजार में समय खूब ले रही हैं। मिनिसा ने जरूर पेंसिल स्केच पूरा कर लिया था। बहुत बढ़िया स्केच बनाया था। उसने मैट फिनिश पेपर पर मुझे पूरी तरह उतार दिया था। अपने को नग्न देखकर मैं उस दिन एकदम शर्म से गड़ गई। अपने हुनर से मिनिसा ने मेरे एक एक अंग, एक एक उभार को साकार कर दिया था, जीवंत कर दिया था। लगता मानो मैं पेपर से बस बाहर निकल ही रही हूँ। मैं कायल हो गई थी उसकी आर्ट की, लेकिन उस दिन मेरे शर्म की जो लकीर गाढ़ी होनी शुरू हुई थी वह हर क्षण बढ़ती जा रही थी। उस रात पहली बार मैंने गंभीरता से यह सोचा कि मैंने यह क्या कर डाला। मेरी यह पेंटिंग कौन सा करिश्मा कर डालेगी। न्यू पेंटिंग की भीड़ में एक और पेंटिंग ही साबित होगी, इसकी संभावना ही ज़्यादा है। यह बात मेरी समझ में पहले क्यों नहीं आई। पापा का सारा डर खौफ कहाँ चला गया कि मैंने यह सब कर डाला। मेरे दिमाग में जरा सी यह बात क्यों नहीं आई कि जब पापा अम्मा को यह बात पता चलेगी तो क्या होगा, उन पर क्या बीतेगी, कितना बड़ा विस्फोट होगा। फिर उस रात चिंतन मनन कर मैंने यह तय कर लिया कि अगले दिन जाकर कह दूंगी कि मुझे नहीं बनना सेलिब्रिटी। चित्रा आंटी की ऑयल पेंटिंग अभी इतनी बनी भी नहीं है कि मुझे कोई पहचान सके। मिनिसा वाली पेंटिंग स्केच मांग लूंगी, फाड़ दूंगी उसे। लेकिन अगले दिन मेरा निर्णय धरा का धरा रह गया। अगले दिन माँ बेटी ने मुझे समझा बुझाकर फिर स्टूल के सहारे नग्न खड़ा कर दिया और मैंने भी यह तय कर लिया कि यह काम पूरा करूंगी, चाहे जितना बड़ा पहाड़ टूट पड़े। मिनिसा ने उस दिन दूसरे एंगल से मेरा दूसरा स्केच बनाना शुरू कर दिया था। जिस दिन ऑयल पेंटिंग पूरी हुई उस दिन उसे देखकर मैं चित्रा आंटी की आर्ट के लिए यह कहे बिना न रह सकी कि रियली आंटी आप ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट हैं। उनका हाथ चूम लिया था मैंने। मगर मेरी सारी उम्मीदों सपनों पर अगले कुछ ही महीनों में पानी फिर गया। नेट पर पेंटिंग्स डाली गईं, एक एग्जीबिशन में भी गईं, लेकिन छुटपुट सराहना के सिवा कुछ न मिला। संतोष करने भर को एक पेंटिंग बिकी, यानी न नाम न दाम। फिर आंटी ने मेरी न्यूड पेंटिंग की पूरी एक सीरीज बनाने को बोला, जिसे मैंने मना कर दिया और सीखना भी बंद कर दिया। घर पर ही जो प्रैक्टिस हो पाती वह करती। इस बीच माँ पापा मेरी शादी को लेकर परेशान हो उठे। मेरे जैसा कोई बौना ढूंढने लगे। मैं यह जानकर सोचकर ही परेशान हो उठी कि क्या फ़ायदा ऐसी शादी का, लोगों के बीच जोकर हंसी का पात्र बनने का, बौनों की एक और पीढ़ी पैदा करने का। मैं जब जब अपनी शादी के लिए मना करती, पापा अम्मा दोनों नाराज़ हो जाते। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे दोनों की चिंताएं बढ़ती गईं। पापा की शराब भी बढ़ती जा रही थी और साथ ही सेहत भी बिगड़ती जा रही थी और घर की कला भी। इस बीच में अपनी योजना अनुसार अपने पैरों पर खड़े होने की पुरजोर कोशिश करती रही। मन में यह भी था कि जिस दिन नौकरी मिल जाएगी माँ बाप से कह दूंगी कि शादी करनी ही नहीं। इस बीच मैं जहाँ जाती और जब लौटती घर तो कई तरह के ताने, अपमानजनक बातें, लोगों की हंसी ठिठोली लेकर लौटती। दुख तब और होता जब यह सब करने वाली महिलाएं लड़कियां ही ज़्यादा होती। मैं अपने कपड़ों को भी लेकर हमेशा तकलीफ में रहती। नाप का कुछ मिलता नहीं, बुटीक ढूंढती कि महिलाएं ही मिले, मगर वहाँ भी उन महिलाओं की दबी हंसी मुझसे छिपी न रहती। क्रोध से भर उठती, मन करता सबकी टांगे काट काट कर अपने से छोटा कर दूं, सबको महा बौना बौनी बना दूं। मगर घर आते आते मन रो पड़ता, माँ बाप परेशान ना हो इसलिए अकेले ही रो लेती, आंसू बहा लेती। माँ पापा की हताशा निराशा देखकर मैं और टूटती। पापा तो एकदम बदल गए।
पहले जहाँ मुझे एक सेकंड भी अकेले बाहर नहीं छोड़ना चाहते थे, वहीं अब घंटों देर हो जाने के बाद भी कुछ ना कहते। फिर वह दौर भी शुरू हुआ जब पापा अम्मा दोनों ही ज़्यादा बीमार रहने लगे। पहले पापा को माँ साथ लेकर जाती थी हॉस्पिटल, लेकिन उनकी भी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी तो डिम्पू को ड्राइवर रख लिया गया। फिर देखते देखते ही वह ड्राइवर से घर का सहयोगी भी बन गया। जल्दी ही पापा इतने गंभीर हो गए कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। डिम्पू ही उन्हें लेकर जाता। अंततः डॉक्टरों ने एक दिन यह कह दिया कि पापा अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। लीवर पूरी तरह डैमेज हो चुका है। पापा उस दिन अपनी निश्चित मौत करीब देखकर रो पड़े थे। उन्होंने तमाम बातों के साथ साथ माँ से यह बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देखो मेरे बाद जब तुम्हें नौकरी मिल जाए तो तुम ऑफिस में मेरी इज्जत बनाए रखना। किसी साले से बात नहीं करना। सब साले बस औरत को नोचने में लगे रहते हैं। जो सबसे ज़्यादा हितैषी बनने लगे समझ लेना वह तुम्हारे शरीर को भोगने के लिए पगलाया है। माँ ने जब कहा कि क्यों ऐसा को भाग रहे हैं, अरे 50 की हो रही हूँ, इस उम्र में कोई क्यों मेरे पीछे पड़ेगा, तब पापा की बात सुनकर मैं सहम गई कि तुम नहीं जानती, साले उम्र नहीं देखते, उनको केवल औरत का बदन दिखता है। साले औरत को माल कहते हैं। बोलते हैं जब तक हर तरह के माल का टेस्ट ना करो तब तक मज़ा नहीं आता। पापा इसके बाद बमुश्किल 1.5 माह ही जिंदा रहे, लेकिन इस 1.5 माह में भी वह उठना बैठना मुश्किल होने के बावजूद अपने भरसक ऑफिस के एक एक आदमी की करतूत बता बता कर कहते इस हरामी से दूर रहना। कई औरतों की हरकतें बताते हुए कहते कि उनसे भी दूर रहना, साली कई मर्दों को फांसे रहती हैं, बाकी औरतों को भी फंसाती हैं जिससे उन पर कोई उंगली न उठाए। फिर वह दिन भी आया जब उन्होंने यह भी कह दिया कि उन्हें मुखाग्नि भी माँ ही देंगी। उसके 48 घंटे बाद ही वह चल बसे। मैंने डिम्पू की मदद से आरंभ से लेकर शमशान तक की सारी तैयारी की। 2-3 पड़ोसियों ने भी मदद की। माँ की बदहवासी ऐसी थी, बार बार इतना बेहोश हो रही थी कि कुछ ही कर नहीं पा सकती थी। पापा की इच्छा के चलते उन्हें शमशान ले गए और माँ ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी की। हालांकि तब भी पूरी तरह माँ होश में न थी। पापा के जाते ही माँ की डायबिटीज ब्लड प्रेशर ने जो एक बार बढ़ना शुरू किया तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। मैं अकेली, या ये कहें कि घर में अकेली मात्र 3 साल की बच्ची, माँ को चाय पानी खाना हाथ देना मेरे लिए उतना ही कठिन था जितना 3-4 साल के बच्चे के लिए हो सकता है। किचन में मेरी ऊपर तक पहुंच नहीं थी तो मैं कुर्सी लगाकर ऊपर प्लेटफॉर्म पर बैठकर ही सब तैयार करती, लेकिन उसे लेकर उतरना मुश्किल था तो एक थोड़े छोटे स्टूल पर नीचे रखती, फिर कुर्सी पर रखती और तब माँ तक पहुँचती। यह मेरे लिए बिना सीढ़ी के छत पर उतरने चढ़ने जैसा था। 2 दिन बाद ही मैंने गैस चूल्हा और सारा सामान डिम्पू की मदद से नीचे जमीन पर रख लिया। बेड सहित और कई स्थानों पर आसानी से पहुंचने के लिए 1 फुट और 2 फुट ऊंची चौकियां बनवा ली, यहाँ तक कि बाथरूम के लिए भी। मैं जितना स्थितियों को संभालने की कोशिश करती, माँ की तबीयत उतनी ही ज़्यादा खराब होकर सब पर पानी फेर देती और पापा की जगह माँ की नौकरी की बात रोज जहाँ से शुरू होती वहीं पर खत्म हो जाती। ऑफिस के लोगों का आना जाना बना हुआ था। मैं सबकी आंखों में पापा की कई बातों को ही ढूंढती और कईयों की आंखों में पापा की बातों को पाती भी। नतीजा यह हुआ कि मैं सिन्हा आंटी, प्रीति अंकल और ननकई इन सब को छोड़कर सबसे नफरत करने लगी। माँ की जर्जर शारीरिक हालत और मानसिक हालत को देखकर ही सिन्हा आंटी ने माँ की जगह मुझे नौकरी करने की सलाह दी। अपनी बातों से उन्होंने क्षण भर में ही मुझे कन्विंस कर लिया। फिर खुद ही सारी दौड़ धूप कर करके मुझे नौकरी दिला दी और ऑफिस में मेरी सुरक्षा घेरा बन गई। उनके तेज तर्रा रुख शेरनी सी धाड़ से ऑफिस में हर कोई डरता था, हर कोई उनसे कतरा कर चलता था। ननकई भी उनके संरक्षण में थी। वह बेचारी किस्मत की मारी अपने क्लर्क पद की दुर्घटना में मौत के बाद चपरासी की जगह नौकरी करती थी। प्रीति अंकल और दयाल अंकल भी इन्हीं लोगों की तरह अच्छे इंसान थे, लफंगों को दबाए रहते थे। नौकरी से एक फायदा जरूर हुआ कि आर्थिक स्थिति जो कमजोर होती जा रही थी वह संभल गई।
ऑफिस जाने के साथ साथ नई समस्याएं भी सामने आती गई। डिम्पू जो अब घर पर ही एक कमरे में रहने लगा था, उस पर मुझे पैसे रुपए सामान को लेकर शक हुआ, तो एक दिन सारा जरूरी सामान एक कमरे में बंद कर ताला लगाकर ऑफिस जाना शुरू किया। माँ की देखभाल भी होती रहे, इसके लिए डिम्पू मुझे ऑफिस छोड़कर चला जाता था वापस घर। दिन भर फोन कर करके माँ का हाल चाल लेती रहती, मगर मेरी हर कोशिश पर भगवान जैसे पानी फेरने पर लगा हुआ था। सारी दवा दारू डॉक्टरों की सारी कोशिश सब बेकार रही। माँ की तबीयत तेजी से गुजरते वक्त की तरह बिगड़ती रही। फिर एक दिन माँ भी पापा की तरह मुझे अकेली छोड़कर चल दी। डिम्पू 3 बजे ऑफिस आकर बोला था, तुरंत चलिए, अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। उसके उड़े हुए चेहरे से भी मैं अंदाजा न लगा पाई थी कि माँ भी छोड़कर जा चुकी है। मैं घर पहुंची तो 3-4 पड़ोसियों को देखकर सकते में आ गई। इतना ही नहीं, ऊपरे थे अंकल सिन्हा, आंटी ननकई सहित कई और लोग भी मेरे पीछे पीछे घर आ गए थे। तय था कि डिम्पू ने ऑफिस वालों को भी मुझसे छिपा कर बता दिया था। मुझे बुलाने जाने से पहले पड़ोसियों को बुलाकर छोड़ दिया था। अपने बौनेपन का सबसे ज्यादा एहसास मुझे उसी दिन हुआ। माँ बेड पर पड़ी हुई थी, डिम्पू उन्हें चादर उड़ा कर गया था। मैं ठीक से उन्हें अपनी बाहों में भरकर रो भी न पा रही थी। आश्चर्यजनक रूप से ऑफिस और पड़ोसियों से घर भर गया था। सिन्हा आंटी, ननकई, पड़ोसी, उपरेती अंकल, सब ने मुझे संभाला और कहा कि यदि बाहर से किसी को आना है तब तो इंतजार किया जाए, नहीं तो आज ही संस्कार कर दिया जाए। मैं किसी को क्या बताती कि दुनिया में 2 ही थे अपने, और अब दोनों ही छोड़कर चले गए हैं। यूं तो दर्जनों का परिवार है, लेकिन बिना बात की बात पर ही सारे रिश्ते बरसों बरस पहले, मेरे जन्म से पहले ही खत्म हो गए हैं। उन रिश्तेदारों में नाना नानी, दादा दादी छोड़कर मामा मौसी, चाचा चाची, चचेरे, ममेरे भाई बहन सभी तो हैं मेरे इस दुनिया में, लेकिन ना उन सब ने और ना ही मैंने किसी को देखा है। तो आखिर किसका इंतजार? पापा ने ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं था जो किसी का इंतजार किया जाता। तो दिल पर पत्थर रखकर लोगों से कह दिया कि संतान, नाते, रिश्तेदार जो कुछ हूँ मैं हूँ और मैं उपस्थित हूँ, इसलिए संस्कार आज ही होना है। मैं सारे पड़ोसियों, ऑफिस के सारे लोगों और खासतौर से डिम्पू की उस दिन के लिए आज भी बड़ा आभारी हूँ। देखते देखते सारी तैयारियां हो गई। सबके बीच खुशफुसाहट मैंने साफ सुनी थी कि अग्नि कौन देगा। मैं स्वयं सारा काम करूंगी, यह जानकर कई लोगों के चेहरे पर आश्चर्य भी देखा था। यही हाल शमशान पर भी था, जहां पर मेरे साथ डिम्पू, पड़ोसी, ऑफिस के मिलाकर ये कुल 9-10 लोग थे। सौदा के लिए वहां 8 या 9 प्लेटफार्म बने थे। वहीं पर माँ की चिता तैयार हुई। पूरे रस्मों रिवाज के साथ माँ को अंतिम विदाई दी। वापस आकर देखा तो घर पर सिन्हा आंटी, उनके पति, उपरेती अंकल के अलावा सभी जा चुके थे। मैं यह सब देखकर संज्ञा शून्य से मशीन सी बन गई थी। घर का कोना कोना मुझे काटने को दौड़ रहा था। डिम्पू बिना कुछ कहे ही काम धाम में ऐसे लगा हुआ था मानो या उसी का घर। कुछ ही देर में पड़ोसी जायसवाल आंटी चाय, पूरी सब्जी याद लेकर आ गई। सबने कोशिश की कि मैं कुछ खा लूं, लेकिन मेरी हलक से नीचे आधी कप चाय के सिवा कुछ नहीं उतरा। और रात 10 बजे तक सब समझा बुझाकर ढाढ़स बंधाकर चले गए। जरूरत पड़ने पर तुरंत फोन करने की बात कहना कोई न भूला। पूरी रात मुझे नींद न आई। घर का कोना कोना मुझे चीत्कार करता नजर आ रहा था। मुझे छोटा सा अपना घर अचानक बहुत बड़ा बुतहा महल सा नजर आने लगा। किसके कंधे पर सिर रखकर माँ के दुख में आंसी हुआ हूँ, कहीं कोई नहीं दिख रहा था। मेरा मन उस दिन पहली बार एकदम तड़प उठा, चटपटा उठा कि काश परिवार में और सदस्य होते, काश माँ बाप ने और बच्चे पैदा किए होते, मेरे भी भाई बहन होते, सब एक दूसरे का सहारा बनते। काश मैं भी किसी को जीवन साथी बना लेती या कोई मुझे साथ ले लेता। कोई अपंग अपाहिज भी होता तो कम से कम एक कंधा तो होता। मेरी तड़फड़ाहट रात 3 बजे एकदम बेकाबू हो गई।
मैं दहाड़ मार कर रोने लगी। न जाने कितनी देर तक रोती रही कि तभी दरवाजे पर दस्तक और डिम्पू की आवाज़ एक साथ सुनाई दी। उसने दरवाजे पर खड़े खड़े ये ढाढ़स बंधाते हुए कहा, और चुप हो जाइए, भगवान की मर्जी के आगे क्या करा जा सकता है। अम्मा जी की जितनी आयु थी उतना दिन रही साथ। आप ऐसे रोएंगी तो उनकी आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। शांत होकर आराम कर लें, सवेरे आपको बहुत काम करना है। डिम्पू ने उस समय मुझे बड़ी हिम्मत बंधाई। बहुत काम करना है, यह बात मेरे कान में गरम गरम शीशे से पहुंची। मेरा रोना बंद हो गया, दिमाग सवेरे काम पर चला गया। डिम्पू के एक वाक्य ने धारा ही बदल दी थी। तभी मेरा ध्यान इस बात पर भी गया कि रात के 3 बज रहे थे और मैंने घर का दरवाजा तक बंद नहीं किया था। फिर देखते देखते सवेरा हो गया। 7 बजते बजते पहले सिन्हा आंटी पति के साथ आई। उनके कुछ देर बाद ही उपरेती अंकल ननकई और जायसवाल जी पत्नी संग आ गए। ढाढ़स बंधाने का एक और दौर चला। फिर बाकी क्रियाक्रम को लेकर बातें हुई। पापा का सब काम धाम में कर ही चुकी थी, सो मुझे सारी बातें मालूम ही थी। मैंने सनातन परंपरा अनुसार सारा काम किया। ऑफिस महीने भर बाद गई। जब ऑफिस के लोगों का यह जोर पड़ा कि घर पर अकेली पड़ी रहोगी तो परेशान रहोगी, ऑफिस में मन थोड़ा सा बहला रहेगा, ऐसे अकेली तबीयत खराब कर लूँगी। इस बीच मैंने डिम्पू को भी 1 महीने की छुट्टी दे दी थी। उसको यह कह दिया था कि जाओ, तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिलती रहेगी। इस 1 महीने में मैं घर से बाहर नहीं निकली। कोई आया तभी दरवाजा खुला। उम्मीदों से एकदम विपरीत मिली। चित्रा आंटी 2 बार आई और पड़ोसी जायसवाल परिवार 3 बार। सिन्हा आंटी उपरेती अंकल का फोन सुबह शाम रोज आता। बड़े स्नेह से यह लोग समझाते बुझाते इन्हीं लोगों ने जोर दिया कि मैं ऑफिस आऊँ। 1 महीने बाद मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। मुझे अब सारी दुनिया और भी बेगानी पराई अजीब सी लगने लगी। बाहर निकलते ही सबको अपनी तरफ घूरते पाती। कुछ आंखों में मेरे लिए बेचारी साफ नजर आता, कुछ में दया भाव तो और सब में न जाने कैसे कैसे भाव। माँ पिता में ध्यान कुछ ऐसा लगा हुआ था कि मैं अपना काम धाम भूलने लगी। ऑफिस के काम में सिलसिलेवार गलतियों पर दया की जाने लगी। यही हाल घर के कामों का था। अब तो हो जाता झाड़ू पोछा साफ सफाई, कुछ नहीं। पॉलिथीन में भरा कूड़ा जब बदबू के मारे जीना हराम कर देता तो अगले दिन जमादार के आने पर फेंकती। डिम्पू जब था तब उसने 1-2 बार हिम्मत करके मुझसे खुद को संभालने और साफ सफाई बाकी के कामों में हाथ बटाने को कहा था, लेकिन तब मैंने मना कर दिया था। मेरा व्यवहार शायद काफी रूखा था, तो उसने आगे कुछ कहना एकदम बंद कर दिया। उसी के बाद मैंने उसे घर भेज दिया था। मैं घर में जहाँ इधर उधर घूमती, कुछ करने लगती तो ऐसा लगता मानो माता पिता मुझे मना कर रहे, तू रहने दे, नहीं कर पाएगी, तेरे बस का नहीं है यह सब। मुझे पूरा घर साए साए करता नजर आता। दिल को दहला देने वाले इस सन्नाटे के बीच में नन्ही मुन्नी 3.5 साल की बच्ची सी डरी सहमी कहीं इस कोने में तो कहीं उस कोने में दुबक जाती। डर से अपने को बचाने के लिए टीवी बराबर तेज आवाज में चलाती रहती। म्यूजिक सिस्टम को दूसरे कमरे में चलने देती। 3 महीने बीता होगा कि आखिर मैंने एक दिन तय किया कि सारा सामान बेच डालूंगी। माता पिता से जुड़ी सारी चीजें बेच डालूंगी। आखिर जब वे नहीं रहे तो उनसे जुड़ी चीजों को रखने का क्या मतलब। एक दिन मैंने ननकई को बुलाकर उनकी मदद से माँ के सारे कपड़े निकाले और उसे ही दे दिया। पहले उसने मना किया, लेकिन मेरे आंसुओं के आगे मान गई। उसकी बेटी 13-14 की रही होगी, लंबी भी थी। मेरी किसी काम का कुछ भी नहीं था। पापा के भी सारे कपड़े उसी को थमा दे कि जो तुम्हारी समझ में आए करना। उसका एक लड़का भी था जो हाई स्कूल में पढ़ रहा था। जब ननकई जाने लगी तो मैंने ऑटो के किराए के भी 200 रुपए दिए। काफ़ी कपड़े थे, 5 एयरबैग, 4 सूटकेस भरे थे। मैंने सूटकेस एयरबैग सहित दे दिया था सब कुछ। यह भी कह दिया था कि किसी को यह सब बताएगी नहीं। फिर उसी दिन रात को मैंने अलमारी के लॉकर्स में से सारे गहने निकाले जिन्हें पापा समय समय पर बड़े प्यार से माँ के लिए लाते रहे थे और माँ बड़े प्यार से उन्हें पहनती थी। मगर अब सब यहीं धरे के धरे रह गए थे। जितना था सब यहीं था।
मेरे लिए भी कई गहने खरीदे गए थे या वह भी थे। पापा की अंगूठियाँ, चेन आदि भी। बड़ी देर तक मैं सब देखती रही। गहने उम्मीद से कहीं बहुत ज़्यादा थे। अचानक ही एक बात मन में आई कि पापा रिश्वत की कमाई से यह सब जो इकट्ठा कर गए वह किस काम आ रहा है। कभी इन्हें पहनकर उनको बाहर जाते नहीं देखा, बस लॉकर्स में धरे रहे। ननकई के साथ इन गहनों को 2 दिन में अलग अलग दुकानों पर बेच आई। जो कई लाख रुपए इकट्ठा हुए उन्हें बैंक में जमा कर दिया। लौटते वक्त एक बात और मन में आई कि गहने किसी काम ना आए, इन रुपयों का भी क्या करूंगी। ननकई को मैं गहनों में से एक चेन निकालकर पहले ही दे चुकी थी। मन में आया कि यह लड़की की शादी की बात करती रहती कि 4-6 साल बाद शादी करनी है। पैसा जोड़ ही नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। मन में आया चलो अभी तो टाइम है, शादी का मौका आएगा तो देखेंगे। इस तरह मैंने घर का बहुत सारा सामान या तो ननकई को दे दिया या फिर बेच दिया। कमरों में अब अलमारियों में जगह खाली खाली नजर आने लगी। एक अलमारी भी अभी भी ऐसी थी जिसे खोलना बाकी था। मुझे याद नहीं आता कि पापा या माँ ने कभी उसे मेरे सामने खोला हो। गहने वाली अलमारी के लॉकर में मुझे जो चाबियाँ मिली थी उन्हीं में से एक उस अलमारी में लग गई। उसमें मुझे 8-10 फाइलें मिली, जिसमें एक में मकान के पेपर थे। इसके अलावा 2 फाइलों से मुझे पहली बार यह मालूम हुआ था कि पापा ने 2 प्लाट भी ले रखे हैं और आज की मार्केट प्राइस के हिसाब से उनकी कीमत करोड़ के करीब हो रही है। क्योंकि शहर के जिस एरिया में हैं वह अब शहर के सबसे पॉश एरिया में गिना जाता है। मुझे लगा कि मेरे लिए तो यह एक बड़ा सिरदर्द सामने आ गया है। बाकी फाइलों में ऑफिस के ही तमाम पेपर्स थे। इन 8-10 फाइलों के अलावा बाकी अलमारी फ़ोटो एल्बमों से भरी पड़ी थी, जिन्हें मैं टुकड़ों में कई दिनों में देख पाई। जिसमें सैकड़ों फ़ोटो ऐसी थी जिन्हें पोलोरॉइड कैमरा से खींचकर खुद ही तुरंत प्रिंट लिया गया था। इन फोटोओं के लिए अच्छा यही था, इन फोटोओं के लिए, कि पापा या माँ इन सबको अपने रहते ही जला देते हैं। इन सारी फोटो में माँ के सौंदर्य के प्रति पापा की दीवानगी चरम पर दिख रही थी। उसे किसी और के सामने नहीं पड़ना चाहिए था। यह काम फिर मैंने किया। ननकई को मैंने खाली हो जाने पर 2 अलमारियां भी दे दी। साल बीतते बीतते मैं काफ़ी हद तक खुद को संभाल चुकी थी। अब घर में नाम मात्र को ज़रूरत भर का सामान था। पूरा घर खाली खाली था। उससे कहीं ज़्यादा खाली मेरा मन था। क्षण भर को भी अब चैन नहीं था। अकेलापन बेचैनी में घर में टहलते रातें बीतती थी। ऐसे टहलते टहलते ही एक दिन दिमाग डिम्पू की ओर चला गया। कुछ ही देर में मुझे लगा कि डिम्पू पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से काम कर रहा है, बल्कि यह कहें कि सेवा कर रहा है, वह एक ड्राइवर या घर के नौकर की सीमा से कहीं ज़्यादा था। उसकी भावभंगिमा भी निस्वार्थ से कहीं कुछ और ज़्यादा लग रही थी। यह उधेड़े बुंद जो मन में उस दिन शुरू हुई तो फिर वह बंद नहीं हुई, रोज ही बार बार शुरू हो जाती और अब मैं उसकी हर गतिविधि को बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास करती। अंततः मुझे लगा कि लंबे समय तक ऐसे साथ साथ रोज काम करते करते कहीं कोई ऐसा वैसा संबंध बन जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और मेरा मन भी तो इसे देखकर जाने कैसे अजीब सा उछल कूद करने लगता है। अंततः मैंने तय किया कि इससे जल्दी ही छुटकारा पा लूं। दूसरे किसी बुजुर्ग ड्राइवर की तलाश में लग गई। इसी बीच एक दिन चित्रा आंटी मिनिषा के साथ आई और बोली, तनु, मेरी और मिनिषा की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी है, मैं चाहती हूँ तुम भी एक बार चलो। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे क्यों ले चल रही आंटी? मैं चलूंगी तो लोग आप दोनों की आर्ट नहीं मुझे देखने लगेंगे। मिनिषा ने फट से कहा, सही तो है, लोग सेलिब्रिटी को ही देखेंगे। मैंने कहा, मेरा मजाक उड़ाने में तुम्हें बड़ा मजा आता है। तो उसने बड़े प्यार से गले लगा लिया। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठी, अपने चेहरे को मेरे चेहरे तक लाते हुए बोली, मेरी प्यारी तुम ऐसा भूलकर भी मत सोचा करो। मेरी नज़र में तुम क्या हो हम कह नहीं सकते। तुम अपने को किसी से कम, कमजोर, हीन क्यों समझती हो?
तुम जीवन में जिस तरह बढ़ रही हो यह आसान काम नहीं है, सबके बस का नहीं है। मैं तुम्हें अपनी सबसे खास फ्रेंड मानती हूँ। इसी बीच चित्रा आंटी भी बोली, बेटा हम तुम्हें अपनी दूसरी मनीषा मानते हैं। इसके बाद माँ बेटी दोनों ने ऐसी आत्मीयता भरी बातें कही कि मैं इनकार न कर सकी और अगले दिन प्रदर्शनी देखने पहुंची। वहाँ प्रदर्शनी देखने वालों की अच्छी खासी भीड़ थी जिसमें यंग जनरेशन ज़्यादा थी। वहाँ मैं पहुंची तो सबको अपनी तरफ घूरता जरूर पाया। आर्ट प्रदर्शनी में माँ बेटी की ही पेंटिंग्स लगी थी। यह प्रदर्शनी एक बड़े अधिकारी की आर्टिस्ट पत्नी की अपने पैसों पति के प्रभाव से आयोजित प्रदर्शनी थी। ज़्यादातर पेंटिंग्स न्यूड थी। शायद यंग जनरेशन इसीलिए ज़्यादा आकर्षित थी। 2 दिन से इसको लेकर मीडिया में चर्चा भी थी। मैं कुछ आगे बढ़ी ही थी कि देखा एक पेंटिंग के आगे सबसे ज़्यादा भीड़ है। लोग मोबाइल से उसकी फ़ोटो भी खींच रहे थे। मुझे हर पेंटिंग जिराफ की तरह सिर ऊपर करके देखनी पड़ रही थी। उत्सुकतावश मैं भी उसकी तरफ चल दी। ननकई भी मेरे साथ थी, क्योंकि वही अब मेरी सबसे करीबी बन चुकी थी। डिम्पू बाहर कार लिए खड़ा था। पेंटिंग के पास पहुंचकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ अगल बगल मेरी ही दोनों पेंटिंग लगी थी। पहली मनीषा द्वारा बनाया गया मेरा न्यूड स्केच था। दूसरी चित्रा आंटी द्वारा बनाई गई मेरी एक अधूरी ऑयल पेंटिंग थी। मनीषा ने अपने स्केच को नाम दिया था वंडर्स ऑफ गॉड और चित्रा आंटी ने अपनी पेंटिंग्स जिसका चेहरा अधूरा था उसे नाम दिया था गॉड्स फॉल्ट। दुनिया के सामने अपनी नंगी तस्वीर देखकर मैं पानी पानी हो गया। शरीर में पसीने का गीलापन जगह जगह महसूस कर रही थी। ननकई को भी गौर से देखते मैं सहम गई थी। उसे किसी तरह का शक न हो यह सोचकर मैं सामान्य सी बनी आगे चलने लगी। फिर कई और पेंटिंग देखने की एक्टिंग करती हुई बाहर आ गई। कार के पास पहुंची हुई थी कि चित्रा आंटी और मनीषा दोनों आ गई। दोनों लोग मुझे रोकना चाह रही थी, लेकिन मैंने उनकी एक सुने बिना ही डिम्पू से चलने को कह दिया। और रास्ते में ननकई को घर छोड़ते हुए अपने घर पहुंची। कमरे का टीवी ऑन कर बेड पर बैठी सोचती रही। माँ बेटी के बहकावे में आकर मैंने यह क्या कर डाला। मैं यह क्या कर बैठी। या दोनों मुझे शहर में निकलने लायक नहीं छोड़ेंगी। मेरे मन में उनके लिए कई गालियां निकलती रही। शाम काम वाली आई तो उसे और डिम्पू जो इस बीच कई बार आया तो उन्हें पढ़ने की कोशिश करती रही कि कहीं इन सबको मालूम तो नहीं हो गया। यह सोचकर और परेशान हो गई कि ननकई और ऑफिस का यदि कोई और भी वहाँ देख कर आया होगा और पहचान गया होगा मुझे तो क्या होगा। ननकई तो निश्चित ही पहचान गई होगी। पेंसिल की स्केच तो वह गौर से देख ही रही थी। वह इतनी संजीवनी है कि कोई भी एक नजर नहीं पहचान लेगा। रास्ते पर ननकई जैसे कुछ कहने पूछने को व्याकुल लग रही थी। हो सकता है आज डिम्पू के साथ होने के कारण नहीं पूछा, लेकिन वह चुप रहने वाली नहीं है। कल पूछेगी जरूर। हो सकता है ऑफिस में ही पूछ ले। मैं ऑफिस वालों के सामने भी नग्न ही नजर आऊंगी। कैसे फेस करूंगी उन सब। आने के बाद कई बार चित्रा आंटी और मनीषा का फोन आया, लेकिन मैंने काट दिया। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।